जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसे कि वैद्युत रसायन भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम आज बेसिकली जो स्टडी करेंगे वो सेल्स के बारे में करेंगे। जितने भी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनके बारे में, उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम विद्युत रसायन कहते हैं और या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। मेनली जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शंस, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उनसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस करा सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार के सेलों द्वारा हम आज देखेंगे। सेल जो टर्म है जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे पात्र जिसमें विद्युत धारा जनरेट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रेडॉक्स रिएक्शंस के द्वारा, उन पात्र को हम सेल कहते हैं, जिन पात्र में ये रेडॉक्स घटनाएं होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये सेल है जिसमें कि कैथोड और एनोड है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अभी आगे हम डिटेल में देखते हैं। सेल के प्रकार। सेल मेनली कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का सेल होता है जिसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, स्वतः होती रहती हैं, और दूसरे में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू कराते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला वाला जो सेल है वैद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनीय सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल इत्यादि। इन सब सेल्स में रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती रहती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वैद्युत अपघटनीय सेल में ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसे वैद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। इसमें हमें पहले विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, फिर उससे रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू होती हैं। कैथोड और एनोड पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल ऐसे सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये वोल्टिक सेल होते हैं। इनकी बनावट हम देखेंगे। इस सेल में दो पात्र होते हैं, जो कि दो अर्ध सेल भी जिसे हम कहते हैं, हाफ सेल्स कहते हैं। एक पात्र में जिंक की छड़ लेकर उसमें ZnSO4 का विलयन भर लेते हैं। जिंक की जो छड़ है वो एनोड के जैसे कार्य करती है, और ZnSO4 का जो विलयन है वो इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य होता है। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, जो कि कैथोड के जैसे कार्य करता है। दोनों अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करने के लिए दोनों छड़ को विभव मापी से जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, ये एक वोल्टिक सेल का डायग्राम है जिसमें कि दो हाफ सेल्स हैं, दो अर्ध सेल हैं। एक कॉपर का जो है वो कैथोड है और जिंक का एनोड है। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड जैसे कार्य करता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में ये डूबा होता है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा होता है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रहता है, और ये एनोड के जैसे कार्य करता है। और इन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली होती है, जिसे कि हम सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं। कैथोड और एनोड के मध्य जो विभव अंतर आता है, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए एक वोल्ट मीटर सर्किट में जुड़ा होता है।
दो अर्ध सेलों का संबंध लवण सेतु से कर दिया जाता है। लवण सेतु एक यू आकार की नली है जिसमें KCl या अमोनियम क्लोराइड तथा अगर अगर जेली का पेस्ट भरा होता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु का चित्र है। अब इसकी वर्किंग या कार्य प्रणाली ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये तो हमने बनावट देखी। जिंक का जो एनोड है, जिंक की तुलना में कॉपर अधिक सक्रिय होता है। सक्रियता सीरीज में जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक की तुलना में कॉपर ज़्यादा सक्रिय होता है। अतः जिंक की छड़ से Zn2+ के आयन विलयन में जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ पर शेष रह जाते हैं। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन है जिंक की, जिंक एनोड पे होने वाली। जिंक Zn2+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है, अतः इसे एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ पर शेष रहने के कारण इसे ऋण पोल भी कहते हैं। एनोड है जिसपे कि नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर की छड़ में जाते हैं और कॉपर की छड़ को धन पोल कहते हैं। इस पर धन आवेश होता है इसलिए इसे धन पोल कहते हैं। और ये कॉपर का जो छड़ है ये कैथोड जैसे कार्य करता है। कॉपर की छड़ पर विलयन में उपस्थित Cu2+ के जो आयंस हैं कॉपर में अपचयित हो जाते हैं और कॉपर की छड़ पर अपचयन होने के कारण इसे कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पर अपचयन होता है जो कि कॉपर की छड़ होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जो कि जिंक की छड़ होती है। इसके लिए अपचयन के लिए जो अर्ध सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है, ये Cu2+ का जो आयन है कॉपर सल्फेट में से वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने दिया था, लूज किया था, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और कॉपर का मेटल फॉर्म कर लेता है। विद्युत धारा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि जिंक से कॉपर की तरफ मूव करते हैं तो विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होगी। तो इस तरह से विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत होती है। इसकी सेल अभिक्रिया निम्न है, आप देख सकते हैं। जो बायां इलेक्ट्रोड है जो कि जिंक का एनोड है और वो ZnS, S मीन सॉलिड स्टेट में है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2+ आयंस में ऑक्सीकृत हो जाता है और इसको ऑक्सीकरण कहते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो दायां इलेक्ट्रोड है जो कि Cu2+ आयंस कॉपर सल्फेट के विलयन में रहते हैं, वो Cu2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और कॉपर मेटल में यहाँ पर अपचयन होता है जिसे कि हम रिडक्शन कहते हैं। दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इसे ई सेल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी डैनियल सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल का जो मान है वो +1.10 वोल्ट्स होता है। EMF की जो वैल्यू है वो 1.10 वोल्ट्स होती है। डैनियल सेल का सेल आरेख निम्न है। ये जो आप देख रहे हैं यह अभिक्रिया ये सेल आरेख प्रदर्शित कर रही है। इसमें इस तरह से इसे लिखा जाता है ZnS, S मीन सॉलिड स्टेट में है ये Zn, जिंक का एनोड, और फिर ये एक वर्टिकल लाइन है और उससे सेपरेट किया है ZnSO4 को जो कि एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है ZnSO4 का जो कि विद्युत अपघट्य है और उसका जो सांद्रण है वो 1m है। और इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से या लवण सेतु से सेपरेट करते हैं जिसे कि 2 डंडियों द्वारा, 2 वर्टिकल लाइंस द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये CuSO4
का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है कैथोड का, और जिसका कि सांद्रण 1m है, और उसे सेपरेट करने के लिए उसमें कॉपर का कैथोड डूबा हुआ है। तो इस तरह से सेल अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। डैनियल सेल के लिए सेल आरेख कहा जाता है इसे। जिंक की जो अभिक्रिया है, जिंक है जो वो एनोड फॉर्म करता है, और जो कॉपर का है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये कैथोड फॉर्म करता है। लवण सेतु का महत्व। अब लवण सेतु की क्या आवश्यकता होती है इसमें, लवण सेतु क्यों जरूरी है? यह सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। यह दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। इसकी वजह से दोनों अर्ध सेल के विलयन अलग अलग रहते हैं और आपस में मिलते नहीं हैं। यह दोनों अर्ध सेलों में रखे विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अब जो अगला टॉपिक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है जिसे, और इसे SHE से भी प्रदर्शित किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में SHE लिखा जाता है। ये क्या होता है? किसी एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, जिसे कि संदर्भ इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ज्ञात होता है, फिक्स होता है, और उसकी मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में SHE का यूज लेते हैं, काम में लेते हैं। SHE मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन का बनाया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE में एक प्लैटिनम की छड़ होती है, जिसे एक सिरे पर प्लैटिनम की पन्नी लगी होती है तथा इस पर प्लैटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है या परत चढ़ी होती है, जो कि एड्सॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ज़्यादा सतह देता है, ताकि हाइड्रोजन जो गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस पर अधिशोषित हो सके। इसके लिए इस पे प्लैटिनम ब्लैक की लेप होती है या प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। इसे 1m HCl के विलयन में 1m HCl की जो सांद्रता है, ऐसे विलयन में इसे डुबो देते हैं और इस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया जाता है और इस पर हम हाइड्रोजन को, गैस को प्रोवाइड करते हैं। ये जो मानक कंडीशंस हैं जिसमें कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन का मानक ऑक्सीकरण विभव तथा मानक अपचयन विभव के मान 0 होते हैं। इसके लिए आप सेल रिएक्शन देख सकते हैं। हाफ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि गैसियस स्टेट में है, ये एक H आयन और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो 0 होता है, 0 होता है। दूसरे में हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ग्रहण करके हाफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। SHE का सेल आरेख, एनोड और कैथोड। एनोड जैसे जब ये कार्य करेगा तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सेल आरेख प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोवाइड की जाती है और ये 1m HCl में हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रोवाइड की जाती है और 1m HCl का जो सांद्रण होता है उसमें जो कि H आयन प्रोवाइड करता है। कैथोड के जैसे जब ये कार्य करेगा तो पहले 1m HCl लिखेंगे, फिर H2 गैसियस स्टेट में 1 एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर होगा और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। नर्न्स्ट समीकरण। जब हम स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 m HCl, 1 m कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब सेल होते हैं तब तो इनके इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है वो SHG के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होते, मतलब इनसे अलग होते हैं, उस केस में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए नर्न्स ने एक इक्वेशन दिया था जिसे कि नर्न्स इक्वेशन कहते हैं। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं और तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना होता है, उस केस में हम नर्न्स इक्वेशन का यूज करते हैं या नर्न्स समीकरण का उपयोग लेते हैं। नर्न्स समीकरण सेल का विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः विद्युत वाहक बल व आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे नर्न्स का समीकरण कहते हैं। एकल इलेक्ट्रोड के लिए या अर्ध सेल के लिए नर्न्स का समीकरण, माना कि एक अर्ध सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। Mn प्लस का जो आयन है वो N इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है और M सॉलिड स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, M मेटल में परिवर्तित हो जाता है। अर्ध सेल का विभव निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। E Mn प्लस बाय M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस बाय M माइनस RT बाय NF log M डिवाइडेड बाय Mn प्लस। इस सूत्र से हम इसका EMF ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ठोस के लिए M बराबर 1 होता है तो E Mn प्लस अपॉन M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस अपॉन M माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग 1 बाय Mn प्लस। क्योंकि ठोस के लिए M का मान 1 होता है इसलिए ये इक्वेशन इस तरह से हो जाती है। और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, RT E नॉट Mn प्लस अपॉन M माइनस 2.303 RT बाय NF log 1 बाय Mn प्लस। इसे और सॉल्व करने पर ये E Mn प्लस अपॉन M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस अपॉन M माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन Mn प्लस। क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.303 RT अपॉन NF बराबर होता है 0.059 के। उपरोक्त समीकरण को एकल इलेक्ट्रोड की नर्न समीकरण कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के गुण या लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिस तत्व का मानक अपचयन विभव कम होता है वह प्रबल अपचायक है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण कम होते जाते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम हो जाता है, अर्थात सक्रियता कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना अपचायक गुण होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो गुण होता है वो ऑक्सीकारक गुण होता है। और ऑक्सीकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागना होता है और अपचयन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वो हमेशा एनोड बनाया जाता है, तथा जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक होता है उससे कैथोड बनाया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, अर्थात ऑक्सीकारक गुण बढ़ते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलायक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठे होते हैं और इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि किस प्रकार कार्य करता है। एक पात्र में संगलित या पिघला हुआ नमक लेकर उसमें 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड डुबा दिए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को तारों की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन सिरे से जिस छड़ को जोड़ते हैं वह धन आवेशित होती है तथा उसे एनोड कहते हैं, और बैटरी के ऋण सिरे से जिस सिरे को जोड़ते हैं
वह ऋणावेशित हो जाता है और उसे कैथोड कहते हैं। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि NaCl, Na+ और क्लोराइड आयंस देता है। उसके बाद फिर कैथोड में जो अभिक्रिया होती है इसकी, वो Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सोडियम मेटल में परिवर्तित हो जाता है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, क्लोराइड का आयन हाफ क्लोरीन के एटम में परिवर्तित हो जाता है। संगलित नमक का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम मुक्त होती है। विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या अंतर होता है। विद्युत अपघटनी सेल वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़ चुके हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन दोनों में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला अंतर, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, इनमें एनोड ऋणावेशित तथा कैथोड धनावेशित होता है। विद्युत अपघटनी सेल जिसमें एनोड धनावेशित तथा कैथोड ऋणावेशित होता है। विद्युत रासायनिक सेल, इसमें लवण सेतु काम में आता है। विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता। अगला पॉइंट, इसमें क्रिया या विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक क्रिया स्वतः होती है, विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः नहीं होती। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, फिर उसके बाद अभिक्रिया होती है। अगला अंतर, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग पात्र लिए जाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र काम में लिया जाता है। अब हम फैराडे के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या इकट्ठा होने वाला जो पदार्थ होता है W और आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W Q के समानुपाती है। आवेश की मात्रा धारा इंटू समय के बराबर होती है। Q इज इक्वल टू I इंटू T। अतः W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T भी हम कह सकते हैं। और इसमें जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट Z होता है, तो ये इक्वेशन W इज इक्वल टू ZIT के फॉर्म में आ जाती है, जहाँ की Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है और T 1 सेकेंड है, तब W Z के बराबर हो जाएगा। W विल बी इक्वल टू Z। अतः जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो निक्षेपित या इकट्ठे होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अगला नियम, फैराडे का सेकेंड लॉ। जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 और द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए W2 समानुपाती है E2 के। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 बटे W2 बराबर E1 बाय E2। बच्चों, आज हमने विद्युत रसायन के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, मेनली सेल को फोकस किया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। तो उस पर आधारित कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, वो आप नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व कर लीजिए। पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, विद्युत अपघट्य सेल किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं
या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इनके 2 उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और इनके भी 2 उदाहरण देने हैं। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या अभिप्राय है? ओम का नियम लिखिए। अगला प्रश्न, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक क्या है? गैल्वेनीकरण क्या है, समझाइए। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? आज हमने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में इसको कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।